तो सर पोस्टिंग सबसे पहले कहाँ हुई? मैंने 21 नवंबर 1994 को हरियाणा पुलिस में ज्वाइन किया और मैं हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करने से पहले मैं लगभग 4 साल CISF में RSP राउरकेला एक स्टील प्लांट था। मैं एज ए स्पोर्ट्समैन ही CISF में भर्ती हुआ था और उसके बाद फिर मैंने बीच में NIS में भी गया तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर मेरे फादर साहब की इच्छा थी कि हरियाणा पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल रही है, तो फिर पिताजी की इच्छा पूरी करते हुए मैंने 21 नवंबर 1994 को हरियाणा पुलिस में ज्वाइन कर लिया। और मेरी जो सबसे पहली पोस्टिंग थी वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में थी। पढ़ाई में इनफेक्ट मैं इतना अच्छा नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा कि पढ़ाई में जब अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स कर रहा है तो अच्छा है। और स्पोर्ट्स अपने आप में एक, मैं तो मानता हूँ कि जितनी मेहनत पढ़ाई में करती है उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में करनी पड़ती है। सही है, मेरा तो ये मानना है। तो दिन में 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करना और 6 घंटे यदि हम पढ़ लेते तो क्या आप IIT में चले जाते। सही है सर। चीटिंग तो आपने भी की, कभी बनाई पर्ची? पढ़ाई में चीटिंग करी। पर्चियां? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में चीटिंग के अलावा पास ही नहीं हो सकते थे। हम पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं। और इनफैक्ट जो मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया जी, तो वो मेरे को मोरल सपोर्ट करते थे। वो मेरे को मतलब यदि मेरा एक आधा नंबर कम भी होता था तो मुझे पास करा देते। मैं घर से दूर रहा हूँ, मैंने कुछ पाने के लिए घर से दूर रहा हूँ। यदि मैं घर का मोह रखता तो शायद आज यहाँ नहीं पहुँचता। मतलब घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, अपने शौक का त्याग किया, सबसे बड़ी बात सर। मैंने गांव की गलियां छोड़ी, जो शरारती दोस्त थे मेरे, तो यदि मैं नहीं छोड़ता तो मैं आज फिर गांव में जो मेरे बाकी साथी थे जो वो कर रहे हैं आज शायद मैं भी वही करता। हमारे एक दोस्त था, वो गर्ल हॉस्टल में बहुत जाता था। ठीक है, पढ़ने में ठीक था तो वो गर्ल हॉस्टल बहुत जाते थे। तो हम उनसे पूछते हैं कि गर्ल हॉस्टल करते क्या हो? लेकिन भाई तुम हमारे साथ चलो किसी दिन। ठीक है। तो एक बार हम उनके साथ हो लिए, तो वहाँ कैंटीन थी, अंदर कैंटीन पे जाके बैठ गए। तो हमने देखा यहाँ तो भाई 100 लड़कियाँ 4 लड़के बैठे हैं। हम तो वहाँ से उठ के वापस आ गए अपने ग्राउंड में। मैं यही ठीक है भाई, आत्मा नहीं मानी। तुम आत्मा क्या, डर लगा अंदर जाके भाई। पर्सनालिटी यही थे, सूटेड बूटेड रहते थे और बिल्कुल नहीं उतने ज़्यादा नहीं। हम तो जब खेलते थे तो आजकल तो ब्रांड बहुत आ गए। हम तो यहाँ से बस पकड़ के सारी टीम हमारी जो होती थी दिल्ली चोर बाजार में से जाके जूते लेके आते थे। वहाँ 50-50 रुपए में नाइक के एडिडास के जूते मिलते थे, वो महीना चलाते थे। बहुत रनिंग करनी। शादी कब हुई सर? मेरी शादी हुई थी 2 मई 1996। मेरी ट्रेनिंग के बाद मैंने शादी करी थी। मैम ने पसंद कर लिया था आपको? मैंने पूछा, मेरा यही क्वेश्चन था कि उनके घर वालों ने जब मुझसे पूछा कि आपको लड़की पसंद है, तो मैंने कहा कि मेरे को छोड़ दो, आप अपनी लड़की से पूछो कि उसको मैं पसंद हूँ कि नहीं। क्या बात। डंडा ज्यादा चलता है क्या? मैं जरूरत पे हर जगह नहीं चलता, जहाँ जरूरत है वहाँ डंडा यूज करना है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं उस प्रवृत्ति का पुलिस अफसर हूँ। यदि डंडे की जरूरत है तो डंडा चलेगा और चलाना चाहिए, भय बिन प्रीत नहीं। यदि आपको डर नहीं होगा तो आपको कोई किसी प्रकार का भय नहीं होगा किसी। यदि पुलिस का डर नहीं होगा तो आपने एक कहावत सुनी होगी, यदि सांप ने काटना छोड़ दिया और वो फुंकार भी छोड़ दे, यदि रस्सी नहीं है तो लोग कहेंगे सांप ले आओ, इसी से बिस्तर बांध लो। पुलिस का डर जरूरी है। धमकियाँ भी आती हैं, चलती रहती हैं। आए कभी? आ जाती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है चीज़ से। क्या आती है? कुछ नहीं, छोटी मोटी आ जाएंगी, कोई देख लेंगे या स्पोर्ट्स में कौन कौन सा मेडल लाके पुलिस के? मेरे गोल्ड मेडल रहा है। मेरे साउथ एशिया में मेरा गोल्ड मेडल रहा है, मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल रहा है, ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल रहा है। रिटायरमेंट कितनी दूर है? मेरी अगले साल 31 अक्टूबर को मेरी रेगुलर रिटायरमेंट है और 1 साल एक्सटेंशन का है। वो देखेंगे, मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर अपना मैं LLB कर रखी है, अपनी वकालत करेंगे या कुछ और। बात। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द जीवनी शो। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, जो हमारे वैल्यूएबल गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के शख्स हैं। और अगर डिसिप्लिन की बात करें, रूल और रेगुलेशंस की बात करें, अकॉर्डिंग द लॉ की बात करें, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जी हाँ, आपको हम मिलवाने वाले हैं श्री राम कुमार जी। जी हाँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ड्यूटी शाहबाद पोस्टेड हैं और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक वो शख्सियत है कि आप खुद जब उनकी जीवनी सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाह, बहुत लोगों के वो आदर्श हैं। बहुत लोग जो है, आज की जनरेशन जो है उनको फॉलो करती है। और अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला
और आइए शुरुआत करेंगे उनके जन्म से लेके स्टडी का सवाल पूछेंगे, उनकी मैरिज लाइफ पूछेंगे, उनकी ड्यूटी लाइफ पूछेंगे, कितनी स्ट्रगल में उन्होंने ये अपनी सक्सेस को हासिल किया। बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है। आइए मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अरविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज इस कार्यक्रम के लिए आए और आप ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं ये एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और जो समाज के लिए एक अच्छी दिशा और दशा ब्लेसिंग्स हैं सर आपकी। एक तमन्ना थी कि जिस दिन भी पॉडकास्ट शुरू हो और आपका एक पॉडकास्ट किया जाए जीवनी के ऊपर। सर ये जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है सर ये जीवनी के ऊपर है। मतलब एज ए पुलिस ऑफिसर्स जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो भी आपको जानते हैं, जो कांस्टेबल है वो भी आपको जानते हैं, लेकिन वो जीवनी वो जो नई दुनिया जानती है वो हम उजागर करना चाहते हैं। कब आपका जन्म हुआ, कैसे स्ट्रगल की, कैसे लाइफ के अंदर आपने इतनी बड़ी सक्सेस ली, स्पोर्ट्स के अंदर कौन था, ये सारे सवाल रहेंगे। रविंद्र जी, मेरा जन्म 10 अक्टूबर 1968 को गांव झिमरेडी और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में पड़ता है जी। और मेरी जो जन्म की सारी चीज़ें हुई हैं वो सब गांव में हुई हैं। 5वीं तक की मेरी पढ़ाई जो है वो भी गांव में हुई है। मेरा पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरा को पृष्ठभूमि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है जी उसमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ जी। और मेरी जो बचपन है वो गांव में गुजरा सर। और उसके बाद मेरे एक अनुरोध पे मेरे पिताजी ने मुझे एक हॉस्टल के स्कूल में डाला जी, जो गीता निकेतन कुरुक्षेत्र एक बहुत प्राचीन और इस इलाके का एक उत्कृष्ट स्कूलों में से एक स्कूल था जी। और जो मेरे बड़े भाई थे वो भी इसी हॉस्टल में पढ़े थे। और आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताऊं तो मैंने मेरे ही गांव के एक लड़के को मेरे साथ तैयार किया कि भाई तू भी मेरे साथ हॉस्टल चल, दोनों हॉस्टल में पढ़ेंगे। मतलब अपना साथी तैयार कर लिया। साथी मैंने गांव में तैयार किया जी। मेरे फादर ने मुझे शुरू में तो कहा कि देख लो भी कभी दिल ना लगे जी। ये वो कुछ, तो फिर हम रिक्वेस्ट करके मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे हमने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया और गीता निकेतन स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया क्लास 7th में। 6 तक मैं गांव में पढ़ा हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद जैसे जैसे चलता रहा आगे काम जी, तो हमारी एजुकेशन गीता स्कूल में होती रही। इस जी। बीच में मेरा जब स्कूल में दिल नहीं लगा जी तो मैं हॉस्टल से भाग गया था। जी। हॉस्टल से भागने के बाद मेरी जो इच्छा थी कि यार हॉस्टल में नहीं पढ़ा जाएगा जी, तो वापस गांव में चलते हैं। ठीक है। और मैं कौन सी क्लास में ऐसा हुआ? मैं 7th क्लास में था। मतलब 7th ज्वाइन करते दिल नहीं लगा और हम हॉस्टल की दीवार कूद के वहां से भाग गए। अरे बाप। दोनों, वो जो मेरे गांव का दूसरा लड़का था वो भी, और हम हॉस्टल से भाग गए जी। और मैं भाग के लाडवा के पास ही मेरी बहन की शादी हो रखी है गांव बन में जी। उस गांव में हम चले गए। तो हॉस्टल वालों ने बंदा भेजा पीछे पीछे कि आपके बच्चे हॉस्टल से भाग गए हैं। तो हम गांव में गए नहीं थे, तो मेरे फादर ने जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनको ढूंढने के लिए भेजा। तो हम मेरी बहन के गांव में मिल गए, वो हमें प्यार से गांव में ले गए। तो 1-2 दिन फादर ने कुछ नहीं कहा। हमने सोचा कि ठीक है अब काम हो गया, ये अब वापिस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन तीसरे दिन मेरे पिताजी बोले कि भाई जाना तो हॉस्टल में पड़ेगा। मैं बोला मैं गांव के स्कूल में पढ़ के ज्यादा नंबर ले लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो मेरी बहुत पिटाई हुई। ओहो, बाबूजी से? जी। फिर मेरी पिटाई हुई तो मैं वापिस हॉस्टल आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा कभी गांव में जाने का मन नहीं किया। तो मैंने अपनी, ऐसा क्या था जो हॉस्टल छोड़ के भाग लिए? गांव के माँ का प्यार, सही है सर। भाइयों की याद, गाँवों की गलियां, वो यादें जो थी वो गांव में खींच रही थी। सही है सर। तो जब वो पिटाई हुई तो फिर हमने सोचा कि चलो, नहीं, जो भागने में श्रेय था ये आपका था? मेरा दोस्त साथ में? ये से मेरा श्रेय था। मन उसका भी नहीं लग रहा था तो मैंने उसको साथ ले लिया। मतलब अच्छाई में भी वो साथ था, बुराई में भी साथ था। इनफैक्ट वो भी आज की डेट में पुलिस में ही है। टचवुड। क्या शुभ नाम है उनका? वो रामेश्वर है उसका नाम, और वो यहीं हमारे जो सेशन कोर्ट है उसमें नायब कोर्ट है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं जो आज एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनका जो बचपन था वो कहीं मनचला था। बहुत मनचला था, शरारती बहुत था मैं बचपन में। तो कब तक सर क्वालिफिकेशन वहाँ हॉस्टल में? मैंने जो 10th थी वो गीता निकेतन स्कूल से की, और इसी दौरान मैं
वहाँ पे स्पोर्ट्स करने लगा था। ठीक और है। +2 मैंने गीता हाई स्कूल से की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट सर। मैंने उससे +2 की। जी। और उसके बाद जो फर्दर मेरी एजुकेशन है जी। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। ठीक है सर। तो सर जो स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में आने का मतलब शुरू से कुछ ऐसा, जब 5वीं 6वीं तक स्कूल में थे, क्या उस समय भी कुछ स्कूल में एक्टिविटीज थी? एक्चुअली हमारा जो स्कूल था वो बोर्डिंग स्कूल था ठीक है। और उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती थी। और हमारे जो डीपी साहब थे अमरनाथ जी, वो एक रेसलर थे। अच्छा जी। और उन्होंने बच्चे छांटे स्कूल में, तो शुरू में मैंने रेसलिंग शुरू करी थी, अखाड़े की रेसलिंग करते थे। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अखाड़ा चैंपियनशिप में मैं फर्स्ट आया था। हम्म। ये बात कोई 83 की है। हम्म। तो ऐसे फिर साथ ही साथ स्कूल में एक हरियाणा सरकार की तरफ से जूडो के कोच एक नियुक्त हुए थे कुरुक्षेत्र में, सतप्रकाश जी राणा थे। ठीक है। उनके सानिध्य में मैंने जूडो शुरू करी। तो सर जिन गुरुओं से आशीर्वाद लेके यहाँ तक पहुंचे, मुलाकात होती है? आज भी मेरी उनसे बात होती है। अमरनाथ जी तो इनफैक्ट अभी नहीं है, वो जी। तो चले गए। लेकिन सतप्रकाश जी जो राणा है, जो मेरे इनिशियल जूडो के कोच रहे हैं, जी। वो भी हैं, रिटायर हो गए। प्राउड तो फील मेरी करते उनसे होंगे? भी 2 दिन पहले बात हुई। प्राउड फील करते होंगे बहुत ज्यादा। और जब गुरुओं से कोई चीज मिलती है और उनसे मिलते नहीं, हैं, प्राउड तो सर हाँ। देखिए, जब हम इतना प्राउड फील करते हैं कि ऐसे उच्च अधिकारी हमारे बीच में हैं, तो नेचुरली जिन्होंने पढ़ाया है, जो आपके गुरु हैं, वो तो सर सीना चौड़ा होता ही होगा भाई। हाँ, है ना? स्कूल का नाम रोशन किया था। सर तो मैं सर प्रॉपरली स्पोर्ट्स में कब उतरे? 82 से ही मैंने प्रॉपरली स्पोर्ट्स शुरू कर दी थी। तो बाबूजी ने नहीं कहा भाई एक गांव देहात से उठा हुआ बच्चा, बेटा किस लाइन में जा रहे हो? मेरे पिताजी की इसमें मेरा बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने मेरे को हमेशा मोरल सपोर्ट करी है। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई में इनफेक्ट मैं इतना अच्छा नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा कि पढ़ाई में जब अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स कर रहा है तो अच्छा है। और स्पोर्ट्स अपने आप में एक, मैं तो मानता हूँ कि जितनी मेहनत पढ़ाई में करती है उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में करनी पड़ती है। सही है। मेरा तो ये मानना है। तो दिन में 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करना, और 6 घंटे यदि हम पढ़ लेते तो क्या आप IIT में चले जाते। सही है सर। सर डाइट उस समय क्या होती थी? तो घर में तो घी मक्खन खुला था। हमारे जो हॉस्टल था उसमें हाँ। शुद्ध देसी घी का खाना बनता था। ठीक है। दूध मिलता था दोनों टाइम। ठीक है। और जो हम स्पोर्ट्स वाले थे उनको एक्स्ट्रा फल फ्रूट मिल जाते थे। सर प्योरली वेजिटेरियन? मैं प्योरली वेजिटेरियन जी। बीच में कुछ समय के लिए नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन मैं मेरे गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद तो मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। मतलब एक क्लियर सी बात है कि नॉनवेज बहुत जरूरी नहीं है स्पोर्ट्समैन के लिए। मेरा नहीं मान, जिन दिनों मैं स्पोर्ट्स करता था उन दिनों मैं नॉनवेज खाता था। लेकिन आज के टाइम में जिस प्रकार के फूड आ गए हैं, पर सर तो नॉनवेज मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन हमें और भी किसी उससे मिल जाते हैं, प्रोटीन के और भी बहुत साधन है। नहीं सर, स्पोर्ट्स में तो आप आज भी हैं, जैसे खेलने आप रेगुलर जाते हैं? अभी मैं गोल्फ खेलता हूँ, है ना? अभी मैं गोल्फ खेलता हूँ। इनफैक्ट मैं पिछले साल वर्ल्ड मास्टर्स जूडो चैंपियनशिप लास वेगास खेल के आया हूँ। क्या बात। मैं इंडिया की टीम में, हम जितने पुराने टाइम के मेरे जो पुराने साथी थे, हमारी एक टीम वर्ल्ड मास्टर्स जूडो चैंपियनशिप के लिए गई थी लास वेगास, हम वहाँ खेले थे। कितने भाई बहन हैं सर? हम 3 भाई 2 बहनें हैं। सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। तो सबसे छोटे होने के बाद भी घर से इतना मिल गया कि हॉस्टल में जाओ, रहो, पढ़ो? ऐसा किसान परिवार है। फीस तो बहुत कम होती थी उन दिनों, 250 रुपए महीने की हॉस्टल फीस थी। नहीं, फीस पढ़ाई का भी मैटर है थी सर, माँ के प्यार का मैटर है। माँ को प्यार करने के लिए और 4 बच्चे थे मेरे अलावा भी। सबसे छोटा बहुत प्यारा होता है सर। होता है, लेकिन मेरे को हॉस्टल में जाने का अवसर मिला तो माता का प्यार मुझे 5वीं तक ही मिल पाया, 10-11 साल तक। लेकिन मैं आपको बचपन की बता दूं, मैंने मेरी माँ का दूध सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक पिया है। मैंने 9 साल तक माँ का दूध पिया। मतलब ये कह सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माँ के लाडले भी आप थे, और बड़े भैया जो हैं हमारी बहनें हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर फील्ड की बात करें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आप एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, तो वो किस फील्डों में हैं? क्या सक्सेस भी आप ही हैं? मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो LLB लॉ हैं, यमुनानगर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं और वकील हैं। और जो मेरा बीच वाला भाई है वो खेती करता है जी। और मैं आपके सामने पुलिस में, मेरी दोनों बहनें हाउस वाइफ हैं। वो हाउस वाइफ हैं जी। क्या बात। तो सर पोस्टिंग सबसे पहले कहाँ हुई? मैंने 21 नवंबर 1994 को हरियाणा पुलिस में ज्वाइन किया। और मैं हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करने से पहले मैं लगभग 4 साल
सीआईएसएफ में आरएसपी राउरकेला एक स्टील प्लांट था। मैं एज ए स्पोर्ट्समैन ही सीआईएसएफ में भर्ती हुआ था। उन दिनों मैं 31 दिसंबर ये 2019 और 1990 की बात है, 31 दिसंबर 1990 की। तो मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही ऑर्गेनाइज की जा रही थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था और वहीं से मुझे सीआईएसएफ ने रिक्रूट कर लिया था। तो मैंने 4 साल सीआईएसएफ में रहा हूँ और उसके बाद फिर मैंने बीच में एनआईएस में भी गया, तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर मेरे फादर साहब की इच्छा थी कि हरियाणा पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल रही है, तो फिर पिताजी की इच्छा पूरी करते हुए मैंने 21 नवंबर 1994 को हरियाणा पुलिस में ज्वाइन कर लिया। और मैंने मेरी जो सबसे पहली पोस्टिंग थी वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में थी। सीआईएसएफ कैसा रहा, कैसी ट्रेनिंग रही? सीआईएसएफ में मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए भर्ती हुआ था और मैंने वहाँ ट्रेनिंग नहीं की थी। मैंने लगातार 4 साल स्पोर्ट्स की। उसी दौरान मैं ऑल इंडिया पुलिस में भी, नेशनल में भी और साउथ एशिया और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट थे उनमें खेला और मेरे मेडल आए। कौन सी गेम जो थी बहुत पसंदीदा थी साहब? मेरी जूडो मनपसंद गेम है मेरी। जूडो बड़ी टफ है। टफ हर एक चीज़ है, पढ़ाई भी टफ है, खेल भी टफ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आसान हो जी। लेकिन आप उसको एडवेंचर समझ के और खुशी दिल से करोगे तो आपको लगेगा कि ये ईजी है। यदि मैं किसी चीज़ को बोझ मान के करूँगा तो फिर वो तो डिफिकल्टी लगेगा। मतलब ये उनके लिए मैसेज है जो आपको आदर्श मानते हैं कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन एक ही है, मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उतनी परिपक्वता आएगी और उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत के लिए अलावा तो कुछ है नहीं। एक फिल्म आपने देखी होगी जिसमें डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, मनोज जी की फिल्म थी वो। तो वो कहीं ना कहीं आप भी ये संदेश देते हैं कि चीटिंग, वो पेपर में ये चीटिंग कर रहे थे और उसके बाद वो फिर बाद में आईपीएस बने, उसकी आप बात करें। जी जी जी। चीटिंग तो आपने भी की कभी? बनाई पढ़ाई में चीटिंग करी। पर्चियां? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में चीटिंग के अलावा पास ही नहीं हो सकते थे। हम पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं। और इनफैक्ट जो मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया जी, तो वो मेरे को मोरल सपोर्ट करते थे। वो मेरे को मतलब यदि मेरा एक आधा नंबर कम भी होता था तो मुझे पास करा देते। सही है जी। आपका स्ट्रगल देख के जो है वो, हाँ, तो अब आप कभी लगता नहीं है सर के मैं मतलब ऐसी मेरी कोई क्लास नहीं रही जिसमें मैंने कंपार्टमेंट नहीं की। ओए होए, कंपार्टमेंट के बाद दोबारा पेपर देता था तो पास हो जाते थे। तो मतलब पढ़ाई में एवरेज था। मतलब स्पोर्ट्स जो था वही माँ पिता थे, वही हाँ, सब कुछ स्पोर्ट्स था। पे हमने पूरा कंसंट्रेट किया तो फिर स्पोर्ट्स पे ध्यान रखा। अब कभी ऐसा नहीं लगता चीटिंग करते बच्चों को पकड़ ले तो अपना वक्त याद आ जाता हो? मेरे को कभी चीटिंग वाले पकड़ने का मौका मुझे मिला नहीं। ऐसा क्या? नहीं, मेरे को कभी, हम विजिलेटर नहीं रहे ना कि समझ गया विजिलेटर जी, रहे नहीं समझ कि गया जी। एग्जाम में जाके ड्यूटी करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, तो स्पोर्ट्स में आपने वो महारत हासिल की कि ऑन ड्यूटी भी जो है आपने जो है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं बहुत कुछ ला करके हरियाणा पुलिस की झोली में डाला। तो सर उस समय कैसे प्राउड मोमेंट्स होते थे जब ऑन ड्यूटी आप खेल करके आते थे, और आपके जो सीनियर्स हैं वो किस तरह से? बहुत प्रोत्साहन मिलता था जी उस चीज से। और मैं फिर जब ट्रेनिंग के बाद तो फिर मुझे रेगुलर खेलने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने अपनी फील्ड में नौकरी करी। तो मैं लगभग हरियाणा के 26 थानों में और सीआईए इंचार्ज रहा हूँ। और जब से मैं प्रमोट हुआ हूँ तब से सब डिवीजन में डीएसपी हूँ। सर, स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स जो है वो गर्ल्स के लिए कितना ज़रूरी है, या बच्चियां जो हमारी हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कितना ज़रूरी है? मेरा मानना है कि इस धरती पे जो भी इंसान है, स्पोर्ट्स हर एक आदमी के लिए अनिवार्य है। ओके। जितना हम अपने आप को, शरीर को ढालेंगे, में कसरत करेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, फिट रहेंगे, हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कितने बजे सुबह उठना चाहिए हमें? व्हाट इज द शेड्यूल? जो आपका शेड्यूल था वो तो मैं मान सकता हूं। मैं तो आज भी सुबह 5 बजे उठता हूँ। उस समय मैं चाहे रात को 2 बजे भी सो जाऊं, मेरी 5 बजे नींद खुल जाए। सर उस टाइम 4 बजे उठते थे। शेड्यूल क्या था? 4 बजे उठते थे, 4 से 7-8 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे और फिर स्कूल होता था। उसके बाद शाम को फिर घंटा 2 घंटा स्कूल में जितना टाइम मिलता था तो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम 4 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे। और जब से मैं जॉब में था, सीआईएसएफ में था, तो इनफैक्ट हमारा एक ही काम था, खेलना। तो हम नेशनल कैंप्स में रहते थे या हम और कहीं प्रैक्टिस करते थे।
मेरे जो जूडो में मैंने जिनसे आगे एडवांस ट्रेनिंग ली, इनफैक्ट अब वो इस दुनिया में नहीं है, नरेंद्र सिंह अर्जुन अवार्डी रहे हैं, मैं उनके पास रह के दिल्ली में ट्रेनिंग करता था। संदीप ब्याला हैं, अर्जुन अवार्डी हैं हमारे जूडो के, मैं उनके पास रह के दिल्ली में ट्रेनिंग करता था। मैं घर से दूर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ पाने के लिए घर से दूर रहा हूँ मैं। यदि मैं घर का मोह रखता तो शायद आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। मतलब घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, अपने शौक का त्याग किया, सबसे बड़ी बात सर। मैंने गांव की गलियां छोड़ी, जो शरारती दोस्त थे मेरे, तो यदि मैं नहीं छोड़ता तो मैं आज फिर गांव में जो मेरे बाकी साथी थे जी, जो वो कर रहे हैं आज शायद मैं भी वही करता। कॉलेज लाइफ की कुछ ऐसी बात याद हो या ऐसे दोस्त याद हो? कॉलेज लाइफ में तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ में मुझे तो और कोई ध्यान ही नहीं था, सिर्फ पढ़ते थे, खेलते थे, सिर्फ खेलते थे। पढ़ाई उतनी करते थे जितने में पास हो जाए। कितने घंटे खेलते थे? 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को। 8 घंटे? 8 घंटे दिन में 24 घंटे में 8 घंटे घंटे खेलना, प्रैक्टिस पढ़ना भी है, सोना भी है। और सोते बहुत थे, मतलब खेलने के बाद सो जाते थे। कॉलेज मिस कर देते थे तो कॉलेज में लेक्चर मिल जाते थे। कोई वो ऐसा डीपी थे हमारे, तो लेक्चर पूरे करवा देते थे। कोई ऐसा दोस्त कॉलेज का याद हो, आज भी साथ चल रहे हो? बहुत हैं। एक सुखबीर सिंह है मेरा, हरिद्वार का रहने वाला है। ठीक है। एक भूपेंद्र सिंह है, वो आजकल दुबई में रहते हैं। कपूर सिंह है, वो यूएसए में रहता है। संदीप देसवाल है, वो भी आजकल यूएसए में। बहुत साथी हैं। इनफैक्ट जो हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता था प्रवीण, वो भी यूएसए में, आजकल कैलिफोर्निया में। जितने आप ऑनेस्ट हैं, क्या दोस्तों भी कोई इतना ऑनेस्ट था या सब एक जैसे थे। लड़कपन? स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ का कोई मुकाबला है नहीं। वो जब आप घरेलू जिंदगी में आ जाते हैं तो फिर वो याद आते हैं। प्यार मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला होगा सर है ही कहाँ थी प्यार मोहब्बत, खेलने से प्यार था बस। हमारे टाइम में डर था। डर था, हमें डर था कि यदि हमारे किसी कोच ने देख लिया या हमारे किसी टीचर ने देख लिया तो आपको हमारे एक दोस्त था, वो गर्ल हॉस्टल में बहुत जाता था। ठीक है। पढ़ने में ठीक था तो वो गर्ल हॉस्टल बहुत जाते थे। तो हम उनसे पूछते कि गर्ल हॉस्टल करते क्या हो? नहीं, तुम हमारे साथ चलो किसी दिन। ठीक है। तो एक बार हम उनके साथ हो लिए, तो वहाँ कैंटीन थी अंदर, कैंटीन पे जाके बैठ गए। तो हमने देखा यहाँ तो भाई 100 लड़कियां, 4 लड़के बैठे हैं। हम तो वहां से उठ के वापस आ गए अपने ग्राउंड में। मैं कहा यही ठीक है भाई। आत्मा नहीं मानी? तुम आत्मा क्या, डर लगा अंदर जाके भाई। मतलब इतने जिसे कहते हैं जबरन पुलिस ऑफिसर आज जो है वो कहीं ना कहीं डर लगता था। हाँ, हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे या हमारे जो कोचेस थे तो कहीं वो देख लें तो देखेंगे तो फिर लठ मारेंगे। पिटाई तो कोचों ने भी करी ना, यदि ठीक नहीं किया तो पिटाई तो कोचों ने भी की। सर आज की जो जनरेशन है वो तो टीचर का थप्पड़ नहीं खाते, डांट नहीं खाते, घर पे जाके कंप्लेंट करते हैं। इसीलिए समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं बिगड़ रहे हैं। सामाजिक मूल्यों की यदि आप बात करें, जब आप बड़ों की डांट नहीं खा सकते, टीचर का थप्पड़ नहीं खा सकते, तो हम आगे जाके क्या करेंगे? यदि आपके माता पिता या टीचर आपको थप्पड़ मार रहा है तो हमारे भले के लिए मार रहा है, अननेसेसरी तो कोई नहीं मार रहा है। यदि हमने कुछ गलत किया है तभी तो टीचर थप्पड़ मारेगा, या माँ बाप को हमने कुछ गलत किया तभी माँ बाप थप्पड़ मारेंगे। जी सर। यदि मेरे फादर ने भी मुझे पीटा था तो मेरे भले के लिए पीटा था। यदि नहीं पीटते तो मैं आज यहाँ का आपके पास इंटरव्यू कहाँ दे रहा होता बैठ के सर। तो ये मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूँ। यदि मेरे पास तो मेरी नौकरी के दौरान कोई ऐसी शिकायत भी आई तो मैंने पेरेंट्स को समझा के भेजा। इनफैक्ट मैंने उनको कभी इस चीज का प्रोत्साहन नहीं दिया कि टीचर ने गलत किया है। हाँ, यदि बहुत ज्यादा ब्रूटली किसी को पीट दिया फिर एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर गुरु मर्यादा में रह करके अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो हमारे टाइम में तो टीचर उल्टे कान पकड़वाते थे, हाथों पे डंडे मारते थे, कान पकड़वा के रखते थे घंटा भर क्लास में। आज पकड़वा के देखो, आज तो कोई मतलब मुर्गा बनाते थे सर। मुर्गा बनाते थे, मैं वही कह रहा हूँ, कान पकड़वा के रखते थे, टेबल के ऊपर खड़ा कर देते थे। आज कौन है? आज खड़ा करके देखो, शाम को जाके माँ बाप को कहेंगे, माँ बाप के एक औलाद है, और फिर वो सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह या तो पुलिस में या फिर मैनेजमेंट के पास। सर चलिए, बातों में एक बात निकल के आती है, जैसे आप कहते हैं कि भाई हम पीछा भी करते थे, तो पीछा करते कभी दिल नहीं किया कि जीवन संगनी बना लें? नहीं, जीवन संगनी बनाने के अवसर मैंने बताया ना, कॉलेज टाइम में अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। हम कह तो रहे हैं कि जिनको देखते थे वो हमें देखते ही नहीं थे, तो फिर और किसको जीवन संगनी बनाना है? जिनको हम देखते थे वो हमें नहीं मुड़ के देखते थे, तो फिर और तो फिर चारा ही नहीं था ना कुछ। फिर अपना मैट था और वो यूनिवर्सिटी का वही जिम्नेजियम हॉल। पर्सनालिटी यही थे, सूटेड बूटेड रहते थे और बिल्कुल नहीं, उतना ज्यादा नहीं। हम तो जब खेलते थे तो आजकल तो ब्रांड बहुत आ गए। हम तो यहाँ से बस पकड़ के सारी टीम हमारी जो होती थी, दिल्ली चोर बाजार में से जाके जूते लेके आते थे। वहाँ 50-50 रुपए में नाइक के, एडिडास के जूते मिलते थे। वो महीना चलाते थे, बहुत रनिंग करनी पड़ती थी, तो वहां से जूते लेके आते थे जा जाके।
पूरी की पूरी टीम चली जाती थी, चोर बाजार से जाके जूते उठा के लाते थे खरीद के। घर चोर से बाजार मोरल दिल्ली, घर से मोरल स्पोर्ट कैसी थी? घर से मुझे तो कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इनफैक्ट जब मैं खेलने लगा था तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी, वेरी गुड। मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी, तो मेरा खर्चा उससे चल जाता। शादी कब हुई सर? मेरी शादी हुई जी 2 मई 1996। मेरी ट्रेनिंग के बाद मैंने शादी करी थी। और इसमें भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है जी। कि जब मेरी मिसेज पैदा हुई थी, मैं 6-7 साल का था, तो इनके एक रिलेटिव की सगाई हमारे परिवार में हुई थी, तो मेरा बचपन में रिश्ता तय हो गया था। अच्छा जी, ये मतलब कितने साल के आप थे? कितने मैं के 7-1 साल का था, ये पैदा हुई थी जी, तब हमारा घर वालों ने रिश्ता कर दिया था। अच्छा जी, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उस समय, और या बड़े नहीं, हो गए? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब से भूल गए थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी की उम्र हुई, मैंने 28-29 साल में खेलने के बाद ही शादी करी थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला, अभी बचपन में आपके लिए एक रिश्ता पक्का कराया था, ओह, तुम्हें यदि पसंद है तो बताओ। जो आप लोगों ने पक्का किया तो ठीक है। ओए तो हम देख के आए तो फिर सुंदर थी, हमें पसंद आ गई थी, हमने कह दिया ठीक है। मैम ने पसंद कर लिया था आपको? मैंने ये नहीं पूछा, कि स्पोर्ट्स मैन है। मेरा यही क्वेश्चन था कि उनके घर वालों ने जब मुझसे पूछा कि आपको लड़की पसंद है, तो मैंने कहा कि मेरे को छोड़ो, आप अपनी लड़की से पूछो कि उसको मैं पसंद हूं कि नहीं। क्या बात। तो उसकी बुआ थी, उसने कहा नहीं, हमारे में लड़कियों से पूछते नहीं। मगर पूछते नहीं तो मेरी तरफ से पक्की है बात। पक्की है सर। तो शादी के तो मैम क्या करते थे? हाउसवाइफ ही रहे या मैम ने भी स्ट्रगल में साथ दिया? मैम हाउसवाइफ है, और जितना शादी के बाद जो भी स्ट्रगल आज की डेट में, यदि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत खुरापाती और एक नशेड़ी जिसको कहते हैं, दारू पीता था रेगुलर। खेलना छोड़ने के बाद जब स्पोर्ट्समैन छोड़ता है तो उसको एक लत लग जाती है कई बार दारू की। अच्छा जी। तो मैं काफी दारू पीता था। मेरे को सुधारने में और मेरी दारू छुटवाने में और मुझे कंट्रोल करने में जितना हाथ मेरी बीवी का रहा, और आज मैं यदि बैठा हूँ जी, और इस रिस्पेक्ट पे हूँ, तो उसमें इनका जो त्याग है और इनकी जो तपस्या है और इनका जो पीछे मेरी सपोर्ट रही है। जी, क्योंकि मेरे को बच्चे देखने का टाइम नहीं लगता था। सब समझ। बच्चे इसने देखे, समझ। बच्चे इसने पढ़ाए। हम तो ड्यूटी पे जाते थे, सवेरे 8 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। बच्चे सोए छोड़ के चले जाते थे, अब जब आते थे तो सोए हुए मिलते थे। तो मतलब यदि कोई मुझसे पूछे कि किसी मैरिड आदमी की लाइफ में यदि सबसे ज्यादा संघर्ष है, यदि उसकी बीवी हाउस वाइफ है, तो उसका है। बिहाइंड द सक्सेस मैडम है। या आफ्टर माई मैरिज एवरी सक्सेस गोज टू हर। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। टच 2 बेटियां बड़ी हैं, बेटा है। और सबसे बड़ी बेटी ने अभी LLM खत्म करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करी। और वो बेसिकली एक ही घर में मेरे बच्चा मेरे लाइन पे गया, वो स्पोर्ट्समैन है, वो शूटर है, स्पोर्ट्समैन, वो शूटर है, शूटिंग करती है 10 मीटर राइफल। टच वुड। हाँ, और नेशनल खेल ली है, अभी फिर प्रैक्टिस कर रही है उसकी, अभी फिर नेशनल है। और छोटे वाली बेटी 3rd ईयर लॉ में है, UPS देहरादून से कर रही है। बेटा 2nd ईयर लॉ में, वो भी देहरादून पढ़ रहा है। आज तो परिवार एक बहुत सिंसियर मोड पर है। जब शादी नई नहीं हुई, फिर मैम से कभी नोकझोंक नहीं हुई? तो यार क्या ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें नोकझोंक ना हुई? लेकिन उसने कभी लड़ाई नहीं करी, लड़ाई मेरी तरफ से ही होती थी। मैं थोड़ा सा, आपने तो मुझे शुरू में कहा कि बड़े शांत स्वभाव के, मैं शांत स्वभाव का नहीं हूँ, मैं बड़ा उग्र नहीं, देखिए जितना हम जानते हैं वो तो शांत है। मैं थोड़ा सा उग्र। मेरी यदि नौकरी में भी, आप कभी मेरी वीडियो आपको या कोई नौकरी करते कहीं लैंड ऑर्डर में कहीं देखा होगा, तो मेरा शांत स्वभाव नहीं होता, एक स्टेज तक रहता है, एक स्टेज तक शांत रहता हूँ। जब वो लिमिट किसी ने क्रॉस करी तो फिर मैं अशांत हो जाता हूँ। ऐसा कभी मौका आया ड्यूटी? बहुत बार आया। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां मेरी पोस्टिंग ना रही और मैं लठ मार के ना आया हूं। यदि मेरे इलाके में मेरे होते हुए मेरे बड़े मुलाजिम मेरे दोस्त रहे, वो मुझे बड़ा रोकते थे। इनफैक्ट अभी एक इंस्पेक्टर सतीश है, वो यमुनानगर SHO लगा हुआ है, और वो मुझे बड़ा रोकता था कि नहीं आगे नहीं जाना, लड़ना नहीं। लेकिन मेरे को एक मेरी लिमिट थी कि जब इनको ये कह दिया कि इससे आगे नहीं जाएंगे, तो फिर यदि वो गया तो फिर मेरा लठ तैयार है। लैंड ऑर्डर से मैंने कभी समझौता नहीं, वो तो देखा सर। शीतल तो आपको इस वे में मैंने कहा कि जैसे आपके पास कुछ मान लीजिए अर्जी आ गई और बड़ी शीतलता से आपने उसको सुलझाया, वो शीतलता है। लेकिन जो आपका दूसरा कहते हैं ना मोड है, लैंड ऑर्डर में मैं शांत हूँ। हाँ, वो मैंने इन्वेस्टिगेशन में कूल हूँ। इन्वेस्टिगेशन मैंने बहुत करी है और बहुत अच्छे अच्छे केस भी सोल्व करे हैं हमने, बड़े सहज स्वभाव से। और पूरी टीम वर्क ने जो मेरा करा, हमने बहुत अच्छे अच्छे केस भी करे हैं। लेकिन ठीक है, बढ़िया चल रहा है।
कभी ऐसा भी हुआ कि केस सुलझाते सुलझाते इमोशनल टच आ गया हो भी सच में यार ये बंदा बेकसूर है, इसको जस्टिस मिलना चाहिए? नहीं, इमोशनल आ जाता है कई बार। मैं आपको बताऊं कि मैं बलदेव नगर SHO था, ये कोई 2004 की बात है, और एक यहाँ यमुना लाडवा के पास एक गांव पड़ता है गल्होर का एक आदमी जेल में बंद था, और उसके साथ एक बंदा और बंद था। तो उस बंदे की बेल होगी, और वो कभी कभार उसको मिलने आते थे बाद में उसकी फैमिली के साथ। ठीक उस है। फैमिली पे एक बड़ा छोटा बच्चा था, 7-1 साल का। वो जो बंदा उसकी घरवाली के साथ उसको मिलने आया, वो बाहर रह गया, छोटा बच्चा बाहर छोड़ दिया। वो आदमी उस बच्चे को किडनैप करके ले गया। तो वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला था। हमने ट्रेस किया, बंदे को पकड़ा, और उसने बताया कि मैंने तो उसको सहारनपुर के पास गन्ने के खेतों में छुपा रखा है। जब हम उसको देखने गए तो गन्ने की जो मेड़ा होता है उसके अंदर बच्चे को मार के और उसमें छोड़ दिया था। वो उम्र कैद हुआ वो बंदा, इसको हमने हैंडल किया था। ऐसे बहुत केस जिंदगी में बहुत हुए ऐसे। कुछ ऐसा लम्हा और याद हो जो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? वैसे तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत हैं। आपके कुरुक्षेत्र में ही जो राइस सेलर वाले, इनके बच्चे का किडनैप हुआ था, 4 करोड़ रुपए उससे फिरौती मांगी थी। तो वो केस हमने ट्रेस किया था, सारे मुलजिम भी उसमें पकड़े थे, लेकिन जब तक वो बच्चा घर नहीं आ गया था तो हमारे ये रहा कि मार ना दें। और ऐसे केस में होता ये है कि यदि बच्चा मर जाए, क्योंकि परिवार पैसे देने को तैयार था, पैसे वाली पार्टी थी, पैसे दे भी दिए थे, और फिर जब वो बच्चा नहीं छोड़ा तो हमें लगा कहीं मार ना दें, लेकिन हमने वो बच्चा उनसे छुटवाया, पर सारे बंदे गिरफ्तार करे, तो वो भी आज उम्र कैद हुए उस मुकदमे में, जेल में। ऐसा तो सर कितने साल आज तक नौकरी पर हो चुके हैं? मुझे 32 साल हरियाणा पुलिस में हो गए जी, और 4 साल में CISF में करके आया हूँ। मुझे तो 36 साल नौकरी करते हो गए। मतलब उसी स्ट्रगल में बहुत कुछ देख लिया सर। अच्छे मुजरिम, मतलब मुजरिम भी देख लिए, अच्छे लोग भी देख लिए, अच्छे बुरे हर एक चीज, हर एक दौर से गुजरे हैं। आपको नौकरी में आपके साथ बुरा हो जाए तो आपके दोस्तों की पहचान हो जाती है, आप अच्छा करते रहो तो दुश्मनों का पता लग जाता है, सर। ठीक है जी। और माड़े टाइम में आपका कोई साथ दे तो आपको दोस्तों का पता लग जाता है। तो पहले तो घर में स्पोर्ट्स में कोई भी नहीं था? कोई मेरे तो इनफैक्ट इलाके में एक सिर्फ साबर अली एक होते थे, या इधर आपके शाहबाद में हॉकी की टीम होती थी। सर जिनके आदर्श हैं आप, बड़ा एक मैं वो सवाल ले रहा हूं क्योंकि सर ये बड़ा काम आने वाला सवाल है। जिनके आदर्श हैं, जो आपको आज देख के फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल लेवल पे हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, सर उनके लिए क्या मैसेज है जो उनको लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है? ये लाइफ में सबसे ज्यादा तो ये है कि आज की डेट में हर एक आदमी की नज़र पुलिस पे होती है, और मैं तो मेरे जो सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं सबको एक चीज़ कहूँगा कि आदमी को देख के और सोच समझ के हर एक काम करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। हर एक आदमी आपकी हरकतों पे नज़र रख रहा है, तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ पुलिस ठीक बात कर रही है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही सर? तो मैं हरियाणा के लगभग 12-14 जिलों में मैं रहा हूँ। सबसे अच्छा जिला कौन सा लगा? शीतल से जिला कौन सा? यार क्राइम नहीं है यहाँ, या यहाँ लठ नहीं उठाना पड़ा? इसके हिसाब का क्राइम हर एक जगह है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ क्राइम नहीं। मैं सिरसा में थोड़े दिन रहा हूँ। सिरसा ठीक जिला है। सब अम्बाड़ा मेरी बहुत लंबी पोस्टिंग रही है। सही है सर। अम्बाड़ा मेरी बहुत लंबी पोस्टिंग रही है और बहुत समस्याएं भी देखी, अच्छा टाइम भी देखा, माड़ा टाइम भी देखा। डीएसपी बनने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन से हैं जो आपके साथ रहे हैं? काफ़ी रहे मेरे। अब ये लगभग मैं कैथल रहा हूँ, तो कैथल मेरे पास 4-5 थाने थे। मैं फिर अम्बाड़ा रहा हूँ, अम्बाड़ा मेरे पास पूरी सब डिवीज़न थी कैंट की। अब मैं कुरुक्षेत्र हूँ तो मेरे पास शाहबाद सब डिवीज़न है। तो मेरे पास जो काम करता है वो दिल से ही करता है। फिर उनको पता है कि डीएसपी साहब ठीक हैं, तो मेरे सबॉर्डिनेट भी अपने आप ठीक काम करते हैं। कुरुक्षेत्र पोस्टिंग रही? कुरुक्षेत्र में 2008 में भी रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आपके शाहबाद में SHO रहा हूँ 2008 में, लाडवा रहा हूँ, मैं सदर रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक SHO रहा हूँ पहले। रोहतक मेरे लिए बड़ा क्रूशियल जिला रहा है। रोहतक CI इंस्पेक्टर रहा हूँ मैं। बड़ा टफ एक जिला जिसको कह सकते हैं।
सर सीआईए और अगर हम वैसे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें और सीआई कुछ डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट है। सीआईए एक्चुअली डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती। नहीं वो करती। क्राइम यूनिट्स हैं हमारी, जो सीनियर ऑफिसर्स उनको मुकदमे ट्रांसफर करते हैं, या जिले में कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है तो वो उसको देखते हैं। बाकी जो पब्लिक डीलिंग है, छुटपुट घटनाएं जो हैं, वो एसएचओ देखते हैं, चौकी इंचार्ज देखते हैं। दोनों का नेचर ऑफ जॉब अलग है। किसान आंदोलन में कहाँ थे आप? किसान आंदोलन में मेरी सारे किसान आंदोलन लगभग अम्बाड़ा में रहे हैं। जो 2019-20 में जब वो दिल्ली गए थे तब मेरी अम्बाड़ा बॉर्डर पे थी। अभी जब दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब मैं अम्बाड़ा बॉर्डर पे था। तो किसान एजिटेशन मेरे लिए एक बहुत सीख का हो रहा है कि कानून व्यवस्था कितनी खराब हो सकती है और उसको कैसे संभालना चाहिए, ये किसान आंदोलन में हमने सीखा है। प्रेशर नहीं था सीनियर्स का? सही, पूरी सरकार पे प्रेशर था। तो सीनियर अधिकारियों पे तो रहना है, सीनियर पे है तो उनके जो नीचे हौसले बड़े, जो टीम में थी हमारे, जो जितने भी मेरे साथ या और जो मेरे साथी थे, हमारे डीसीपी हैं आजकल सोनीपत में, राहुल जी हैं, और भी मेरे जो साथी थे, इनफैक्ट हमारे जो आईजी सिबास कबीराज साहब थे और जो एसपी जसनदीप जी थे, इनकी बड़ी सपोर्ट रही। और उनके हौसलों के बाद फिर हमने जो कानून व्यवस्था हम कंट्रोल कर सकते थे हमने करी। पूरा स्टिकनेस भी दिखाई और स्टिकनेस भी दिखाई, प्यार भी दिखाया, चाय भी पिलाई, फूल भी फेंके, जो कर सकते थे वो किया। कानून व्यवस्था संभालने के लिए जितना पॉसिबल था उतना किया। लॉ एंड ऑर्डर जरूरी था। लॉ एंड ऑर्डर, मेरी जो उपलब्धियां थी उनको देखते हुए मुझे भारत सरकार ने पुलिस पदक से भी मुझे सम्मानित किया। मुझे पुलिस मेडल मिला था 2018 में। स्पोर्ट्स में कौन कौन सा मेडल लाके पुलिस के? मेरे गोल्ड मेडल रहा है जी। मेरे साउथ एशिया में मेरा गोल्ड मेडल रहा है, मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल रहा है, ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल रहा है। रिटायरमेंट कितनी दूर है अभी? मेरी अगले साल 31 अक्टूबर को मेरी रेगुलर रिटायरमेंट है और 1 साल एक्सटेंशन का है। वो देखेंगे, अब मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर अपना मैं एलएलबी कर रखी है, अपनी वकालत करेंगे या कुछ और। क्या बात है। नहीं मतलब कोचिंग सेंटर खोलने का मन नहीं है कि एकेडमी खोल दें, बच्चों को तैयार करें? वो एक अलग उम्र थी जिसमें मैं कोचिंग कर सकता था, वो उम्र से मैं बाहर चला गया। अब उस उम्र में मैं मैंने बहुत साल से स्पोर्ट छोड़ दी, तो जूडो से तो मैं आउट ऑफ टच हूँ। अब तो मैं गोल्फ खेलता हूँ और एक अच्छा गेम है, तो मुझे 4-5 घंटे टाइम अच्छा पास होता है। कैसा गेम है गोल्फ? गोल्फ बहुत बढ़िया गेम है जी। मैं तो इस गेम को मानता हूँ कि बहुत बढ़िया गेम है। आप स्ट्रेस में हो तो गोल्फ खेलो, आपका मन ठीक हो जाएगा। इससे बढ़िया लाइजनिंग कहीं नहीं हो सकती। अच्छा जी। दुनिया में बड़ी बड़ी लाइजनिंग जो है वो सब गोल्फ कोर्स में होती हैं। आपको अच्छे अच्छे आदमियों के साथ खेलना मिलता है। आप करोड़पति के साथ भी खेल रहे हो, आप जो प्रो गोल्फर्स हैं उनके साथ भी खेल रहे हो, सब बराबर है। फिर मतलब रॉयल गेम कह सकते? रॉयल, बिल्कुल रॉयल गेम है जी। महंगी गेम है, रॉयल गेम है। सही है सर। ऑल इंडिया पुलिस खेल रहा हूँ जी मैं 2 बार 3 बार। हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑल इंडिया पुलिस खेल रहे हैं गोल्फ की। सही है सर। उस समय में कुछ ऐसा कोई मित्र है कि कहते हो कि यार भाई आपसे कुछ फायदा ही उठा ले, बहुत ऊंची पोस्ट पे हो? मैं आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं नौकरी में होता हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ, हाँ जी। और मेरे फादर के पास भी यदि कोई सिफारिश से चला जाता है ना, मेरे फादर उनको ये कह देते हैं वो ठीक करेगा, मेरे कहने के अलावा भी ठीक करेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरे पास यदि सीधा कोई विक्टिम आ रहा है, मुझे विक्टिम दिखता है कि उसकी चाहे किसी ने सिफारिश भी नहीं करी तो मैं उसकी मदद करूं। यदि कोई मेरे पास सिफारिश करवा के आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उसकी ज्यादा तत्परता से सुनूंगा, लेकिन यदि मेरे पास विक्टिम सीधा आ रहा है और मुझे लग रहा है इसकी तुरंत सुनवाई करनी चाहिए, तो मैं उसकी किसी भी कीमत पे जाके सुनवाई करता हूँ, उसका काम करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करी कि गरीब आदमी को न्याय मिले, खुरापत्ती को लठ मारे। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिफारिश नहीं पसंद है? मुझे नहीं पसंद है। आइए कभी, आती भी हो तो। मैं 5 साल अनिल विज जी के पास रहा हूँ, हरियाणा के सबसे खूंखार एक तरह से मिनिस्टर हैं। 5 साल रहा हूँ, मुझे उन्होंने हमेशा सही काम करें, कभी गलत काम उन्होंने भी नहीं कहा कभी। और सबको उनकी नेचर का पता है, उनके पास 5 साल रहना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। और यदि उनको मेरी कार्यशैली पसंद थी तो इसका मतलब तभी 5 साल टिके हैं आप। उस समय ऐसा कुछ मोड़ था, कुछ ऐसा वक्त आया? उस टाइम कोरोना का टाइम था,
हमें कोरोना कैसे कवर किया सर? कोरोना में मैं आपको बताऊं, मैं कोरोना में कभी एक दिन भी मैं मतलब यदि मैं घर से निकला तो मैं मतलब फील्ड में रहा हूं, मैं ऑफिस में नहीं बैठा एक दिन। अच्छा जी। मेरी पूरी टीम, हम कोशिश करते थे कि जितना लोगों को समझा सकें वह सकें। जिसको लठ मारने की जरूरत पड़ी हमने लठ भी मारे, जिसकी मदद करने की जरूरत हुई हमने मदद भी करी। ब्लड यदि कहीं देना पड़ा तो ब्लड भी दिलवाया, यदि किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा हॉस्पिटल भी पहुंचाया। सर पहला कोरोना तो बहुत डेंजरस था, आपको बैरिकेटिंग कर यदि- देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस ना? टाइम में सबसे हरियाणा में जो सबसे पहली डेथ हुई थी वो अम्बाड़ा में हुई थी, एक बुजुर्ग की, और उसकी डेड बॉडी को संस्कार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया था, उसमें भी हमने हैंडल किया, लोगों को गिरफ्तार करा, फिर जेल भी भेजा। कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी। और पुलिस पे सबको भरोसा था। पुलिस ने पूरी मतलब नॉट इवन इन हरियाणा, पूरे देश में जो पुलिस ने कोरोना में मतलब लोगों को जागरूक और बचाने का जो काम किया, मेरे ख्याल से हेल्थ और पुलिस इन्होंने बहुत काम किया। हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने कोरोना में जो काम किया है उसका कोई मुकाबला नहीं कोरोना में। और आप यदि कहेंगे तो मैं मानता हूँ कि कोरोना के बाद से पुलिस की रिस्पेक्ट भी बढ़ी है। पुलिस की रिस्पेक्ट बढ़ी है। शुरू में लोगों को लगता था कि पुलिस नाजायज कर रही है, लेकिन बाद में लोगों को जब सेकंड वेव में समझ में आया कि पुलिस ठीक कर रही थी तो लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज। मानते हैं सर। सर पहला तो कोरोना, खैर उस समय मैं भी एज ए जर्नलिस्ट ही था, पहला कोरोना था, और मैंने भी जिनके साथ कवरेजेस की SHO रामकरण, जब ऑक्सीजन के वो कहते हैं ना, वो आते थे टैंकर्स, तो 7 स्क्वाड चलती थी और इतना कुछ था। मतलब उसमें जो पुलिस का काम नहीं था पुलिस ने वो भी किया। SHO जसपाल सिंह ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, जिनके साथ हम रहे हैं। लोगों को खाना बांटने में, लोगों के घर राशन पहुंचाने में। आप यदि देखोगे कोरोना के टाइम में पुलिस ने अपने लेवल पे पूरे हरियाणा में राशन बांटा, पूरे हरियाणा में राशन बांटा। गरीब कॉलोनियों में जा जाके राशन दिया है पुलिस ने, उनकी मदद की है, जिस चीज की उनको जरूरत होती थी वो चीज दी गई। और पुलिस ने, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है DSP जब मैं वहाँ था कैंट में, और पूरे जिले में जहाँ भी था और जहाँ से सुनते थे, तो ट्रेमेंडस जॉब पुलिस ने। सर पुलिस की वीडियोस बहुत हमने देखी हैं कि जैसे सर आपके साथ क्या होता था, नया नया कोरोना आया तो क्या घर वाले बाहर ही खाना पकड़ा देते थे या आप खुले अंदर आते थे? मैंने कभी इस चीज का डर नहीं माना। नहीं, हाँ, मेरे लिए था, मेरा रेजिडेंस था। हाँ, मैं आता था तो मेरे कपड़े मैं बाहर निकालता था, हाथ मुंह धो के मैं घर जाता था। ठीक है। और खतरा रहता ही था कि अब, और आप यकीन करोगे मेरे परिवार में पूरे कोरोना के टाइम में किसी को कोरोना नहीं हुआ। शुक्र। सिर्फ सिम्टम्स आए थे, वो भी थर्ड वेव में। तो सर हमने प्रिकॉशंस तो लिए सर, पर जब आप उन पेशेंट्स के अंदर जाते थे या कहीं डेथ हो गई है वहां जाते थे, सर मन घबराता नहीं था? सर जब काम करना तो उसमें घबराहट किस चीज? सर जानबूझ के मौत के मुंह में जाना तो गलत है ना। मैं आपको बताऊं, मेरे पर गुरुओं की बड़ी कृपा है। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद है कि आप मैं बता नहीं सकता। मैं आज भी मैं किसी स्टेज पे आ जाऊं, मेरा अहित नहीं हो सकता, मुझे इतना पता है। मेरा अहित नहीं होगा क्योंकि नियत साफ है। मेरे आशीर्वाद मेरे पास परमात्मा, नीली छतरी वाले का बहुत आशीर्वाद है मेरे। पर वो तभी, मैंने इंटेंशनली जिंदगी में गलत काम किया। एक चीज और है सर, ये जो नीली छतरी वाला हम कहते हैं, मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, सर वो तभी आपके बर्तन में खैर डालता है अगर बर्तन साफ हो। मेरे गुरु हैं योगीराज अमर ज्योति, पालमपुर हिमाचल में उनका आश्रम है। ठीक है। उनकी बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर, इतनी असीम कृपा मैं बता नहीं सकता, वर्ण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उस चीज का। बात होती है गुरु महाराज से? हाँ आते हैं यहाँ। कभी ऐसा भी है सर कहीं फंसे हैं यार, जब मान लो कोरोना की बात करें, मैं आपको गुरु जी को याद करना, मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं रादो साबाद वहाँ बराडा में SHO होता था, ये बात 2006 की है। तो 2 दिन पहले मेरे गुरुजी मुझे थाने में मिलने आ गए, पर निकल रहे थे और थाने में आ गए। और मुझे जाते जाते एक चीज कह के गई, बच्चों जो भी करे अपनी मौजूदगी में करना। और 2 दिन के बाद हमने एक ना स्मैक का तस्कर, स्मैक पीने वाला कोई मेरा मुलाजिम जो है पकड़ के ले आए। हाँ। पकड़ के ले आए तो उसकी रात में तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मरेगा। मैं जैसे कैसे उसको हमने PGI पहुंचाया, उसकी स्मैकिया था तो उसकी जान बच गई।
जान बच गई तो सवेरे 4 बजे मेरे पास गुरुजी का फोन आ गया, ठीक है भाई सब। तो मतलब एक्सपीरियंस बताने में मतलब मुझे संकोच है, लेकिन उनकी असीम कृपा है। मतलब उनकी कृपा से मेरे ऊपर कष्ट भी नहीं आते। आपने मेरा आंदोलन में देखा होगा, मेरे मतलब खरोंच तक नहीं आती। चाहे मैं कभी एजिटेशन में पीछे नहीं रहता। मैं मेरी फोर्स के सबसे आगे रहूंगा। यदि मैं आगे हूं तो मेरी फोर्स मेरे साथ है, यदि मैं ही भाग जाऊंगा तो फोर्स कहाँ टिकेगी। कौन कौन सा आंदोलन देखा है सर? मैंने, आप यदि 2 अप्रैल 2018 का बात करोगे, SC/ST उसके में जो एजिटेशन हुआ वो देखा। उसमें इनफैक्ट मुझे इंजरी हुई थी। तो किसान एजिटेशन देखे हैं, जाट आंदोलन मैंने देखा। आपके यहाँ पे जाट आंदोलन को कुरुक्षेत्र में मैंने, नहीं सारी हरियाणा में था। जाट आंदोलन में हमने जिस हिसाब से हैंडल किया था वो एक बहुत वर्स्ट कंडीशन में हमने हैंडल किया। घर से कभी कॉल नहीं आती थी भाई ऐसा है? बच्चों को डर लगता है, ये कहते हैं थोड़ा पीछे रहा कर। मैं कहा मेरी फितरत में नहीं है, मेरे जीन्स में नहीं है, मैं कैसे पीछे रहूंगा। सही बात है, जितनी लिखी हिम्मत है सर आपकी। धमकियां भी आती हैं, चलती रहती हैं, आए कभी? आ जाती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है चीज से। क्या आती है? कुछ नहीं, छोटी मोटी आ जाएंगी, कोई देख लेंगे या वो है क्या। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्यों डरना। सर लंबा सिर है ना ओखली में, भी बहुत लंबा टाइम है। कोई दिक्कत नहीं। अब तो जुम्मा 1 साल रह गया, काट देंगे और हौसले से काटेंगे। ऐसा नहीं कि गिर बढ़ के काटेंगे, हौसले से काटेंगे। जैसे आज तक काटा गया भी ऐसे काटेंगे। और इस पुलिस की रोटी खाई है तो इस पुलिस के लिए जो बनेगा वो करेंगे। ईमानदारी से किया है। इस पुलिस मतलब आज जहाँ बैठे हैं जो वजूद है, यदि आप हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो इस पुलिस के कारण ले रहे हैं या मेरी उपलब्धियों के कारण ले रहे हैं। तो इसके लिए तो मतलब सर कटवाना पड़ा तो वो भी कटवाएंगे। क्या सही है सर, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कोरोना के तीनों दौर आपने देखे? हाँ बिल्कुल, फील्ड में रहे जी तीनों। बड़े बड़े वो कवर मिलते थे पहनने के लिए, जूते पहनो, वो जैकेट कभी नहीं पहना। मास्क लगाया जी हमने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपने मुलाजिमों को किस किस तरह की फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की? जो जिस चीज की भी जरूरत थी, जिस चीज की भी। पर कहीं ना कहीं सर जो पीरियड हमने देखा है वहां कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं अधिकार जो आपके मुलाजिम थे। क्या उसमें कसूर सीनियर ऑफिसर्स का था? मेरे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास जब भी थे ऐसा कोई किसी को किसी चीज से वंचित रहा हो। जिसको जिस चीज की जरूरत थी सब कुछ मिला, जिसको रिवार्ड देने की जरूरत थी रिवार्ड मिला, कैश की जरूरत थी कैश मिला, किसी चीज की नहीं। और पुलिस ने अपने लेवल पे, आप ये PP किट ये जो है हमने अपने लेवल पे इकट्ठी करके लोगों को बांटी है। यदि कहीं हेल्थ में या किसी चीज में किसी चीज की कमी आ जाती थी, यदि हमारे पास थी तो हमने दिया डॉक्टरों को। यदि हमारे पास नहीं थे, ये N95 जो मास्क होते थे ये हमने लोगों के सहयोग से जो जानकार थे ले लेके लोगों को बांटे हैं। हेल्थ में या शुरू में तो इस चीज की बहुत कमी थी, PP किट की बहुत कमी थी, लेकिन जो साधन थे उतनों से पूरा किया। और एक टाइम में ऐसा आया पूरे भारत ने उस समस्या से बाहर निकला। ऑक्सीजन का दौर था, ऑक्सीजन के दौर में भी हमने कमी नहीं देखी। कहते थे ऑक्सीजन रास्ते में चोरी हो जाती नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। पुलिस की एस्कॉर्ट पायलट लग के आती थी। ऐसा लूट कौन लेगा, ऐसी थोड़ी किसी की हिम्मत थी कोई कोरोना में बाहर निकल जाएगा। सही है सर। पुलिस ने डंडे से भी, प्यार से भी, सब चीज से किया। डंडा ज्यादा चलता है क्या? मैं जरूरत पे, हर जगह नहीं चलता। जहां जरूरत है वहां डंडा यूज करना है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं उस प्रवृत्ति का पुलिस अफसर हूं। यदि डंडे की जरूरत है तो डंडा चलेगा और चलाना चाहिए, भय बिन प्रीत नहीं। यदि आपको डर नहीं होगा तो आपको कोई किसी प्रकार का भय नहीं होगा किसी चीज से। यदि पुलिस का डर नहीं होगा तो आपने एक कहावत सुनी होगी, यदि सांप ने काटना छोड़ दिया और वो फुंकार भी छोड़ दे, यदि रस्सी नहीं है तो लोग कहेंगे सांप ले आओ, इसी से बिस्तर बांध लेंगे। पुलिस का डर जरूरी है। थोड़ा बहुत डर पुलिस का बदमाशों में होना चाहिए। क्रिमिनल्स के लिए, क्रिमिनल्स को, बदमाशों को पुलिस का डर होना चाहिए कि पुलिस है। यदि जिस दिन बदमाशों में और इनमें पुलिस का डर खत्म हो जाएगा तो फिर तो अराजकता फैलेगी समाज में। बुजुर्ग कहा करते थे पुलिस वालों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी बुरी। वो पुरानी कहावतें होंगी। अब तो पुलिस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुश्मनी तो चाहे कहीं भी बना लो। दोस्त तो है, पुलिस अच्छा काम, सिविलियन भी दोस्त हैं कुछ आपके। देखो मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में भी गलत आदमी नहीं, सब में है। ठीक है, आप किसी फील्ड में चले जाओ। पुलिस बदनाम इसलिए है कि हमें 2 पार्टियों से डील करनी पड़ रही है। हमारे पास से एक आदमी नाराज होके जाएगा,
और उसी से हमारे ही लोगों को लगता है कि पुलिस खराब है। भाई जब हम डील दो आदमी से कर रहे हैं, 50% आदमी 50% पार्टी ने तो एक ही उसमें नाराज होना। आप ये तो मान के चलो ना कि 50% तो हमसे, वो आदमी जो हमसे डील कर रहे हैं उनमें से 50% हमसे नाराज हैं। क्रिमिनल का पुलिस से खुश होगा? हो ही नहीं सकता। जो दागी हो तो नाराज ही होगा। जो शरारती आदमी है वो पुलिस से क्यों खुश होगा? बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब हर रूप दिखाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार भी दिखाना है। मैंने बताया प्यार भी दिखाना है, फूल भी देने हैं, लोगों को समझाना भी है। फिर जो समझेगा नहीं तो फिर उसके लिए तो फिर कानून अपना काम करे, और कानून में हमें प्रावधान है कि हम फोर्स यूज करें। ये तो कानून ने प्रावधान दे रखा है इसने। कानून सम्मत है सब कुछ, कानून के बाहर कुछ नहीं है। सिर्फ कानून ऑनेस्टी है। कानून, बिल्कुल। कानून की जो पालना नहीं करेगा उसको जिस प्रकार से समझाना चाहिए उस प्रकार से समझाया जाएगा। एप्रिसिएशन सीनियर ऑफिसर से कहां से मिला है? सर ये अप्रिसिएशन ही है। मैं जो पुलिस पदक मुझे मिला है अप्रिसिएशन ही है। नहीं, जो वैसे पर्सनली वर्बली मेरे जितने आईजी साहब मेरे जितने मेरे एसपी रहे आज तक, जितने मेरे आईजी रहे, मुझे सबसे अप्रिसिएशन मिली है। कुछ ऐसा फतेह करके आए हैं? कभी कॉल आई है एसपी साहब की, आईजी साहब की? या नहीं, ये फतेह की कहानी है। जब ये पुलिस पदक मिला तो फतेह ही है, ये सबका हुआ। तो काम अच्छे करें तभी है। हर तो सारी पुलिस अच्छा करने की कोशिश करती है। देखो गलती इंसान से होती है, जानबूझ के की जाए वो अपराध है, वो गुनाह है। वो गुनाह है। अनजाने में होगी तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। मैं भी मान लिया। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने कभी कोई अनजान बेकसूर नहीं पकड़ा होगा, क्या पकड़े होंगे, लेकिन वो हमने जानबूझ के नहीं पकड़े। हो सकता है साहबन उसकी इंटरोगेशन में आया हो कहीं ना कहीं, किसी ने झूठ ले दिया तो उसमें कोई पकड़ा गया हो। आवाम के लिए मैसेज क्या रहेगा सर? आवाम के लिए मैसेज ये है कि कानून की प्रक्रियाओं का पालन करें। और मैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा कहूँगा कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक के नियमों का तो जरूर पालन करें, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि सड़क पे किसी की मौत हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए, जिस परिवार का बच्चा गया, उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। तो मेरा तो मानना है कि समाज में रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, बिन भय के रहें, और हर एक चीज में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद सर। तो जैसे आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा आज का हमारा एक्सपीरियंस रहा, सर से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और देखिए जर्नी सर ने अपनी बताई कि लड़कपन भी था, लेकिन वो भी डिसिप्लिन में, अपने गुरुओं की, अपने पिताजी की मर्यादा रख के। और यही मैसेज सर की तरफ से है, कृपया करके मर्यादा में रहें, इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके गुरुओं को, आपके पिता माता को, या आपके अपने आप को जो है शर्मिंदगी या कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़े। तो अरविंदर सिंह के साथ देख रहे थे आप द जीवनी शो। बहुत ही अच्छे मेहमान थे, हमारे साथ थे, बहुत अच्छा समय गुजरा इनके साथ। तो जुड़े रहिएगा, अगले किसी अच्छे मेहमान के साथ फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।